जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। बैटल ऑफ बक्सर से पहले हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहले हम बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, सिराजुद्दौला के बारे में बात करेंगे, ब्रिटिशर्स के बारे में बात करेंगे और ये इस युद्ध के रीज़न से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि 1740 ईस्वी में सरफराज खान, जो कि मुर्शिद कुली खान का अयोग्य बेटा था, जो गद्दी पर ज़बरदस्ती बैठ तो गया था, लेकिन अलीवर्दी खान ने गद्दी पर बैठने के बाद सरफराज खान को अलीवर्दी खान ने हटा दिया, क्योंकि उसे पता था कि ये इससे बंगाल संभालने वाला है नहीं, जिसकी वजह से अलीवर्दी खान ने उसको गद्दी से हटा करके खुद बैठ गया। अब चूंकि जब अलीवर्दी खान बैठा 1740 से लेकर के 1756 के बीच, तो इसका जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड था वो बेसिकली मराठों से युद्ध में सारा का सारा ख़त्म हो गया। लेकिन जैसे ही अलीवर्दी खान की मृत्यु हुई तो गद्दी पर होने वाले उत्तराधिकार का झगड़ा शुरू हो गया। अब बेसिकली अलीवर्दी खान का कोई बेटा नहीं था, उसके सिर्फ 3 बेटियां थी। ठीक है, तो तीनों बेटियों में जिनका बेटा था उसके लिए उत्तराधिकार का युद्ध चला, काफ़ी षड्यंत्र हुए और काफ़ी बहुत सारा कंट्रोवर्सी के साथ साथ बहुत सारे विवाद भी हुए। लास्ट में क्या हुआ, सिराजुद्दौला जो कि अलीवर्दी खान की सबसे छोटी बेटी का बेटा था, उसे गद्दी पर बिठा दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सिराज के विरोध में उसकी चाची, जो सबसे बड़ी चाची थी घसीटी बेगम, और शौकत जंग जो कि सिराज का चचेरा भाई था, और दूसरी तरफ दरबार के जगत सेठ, अमी चंद, राजवल्लभ, दुर्लभ राय और मीर जाफर जैसे लोग थे। ये जो जितने लोगों के नाम मैंने बताए हैं, ये सभी सिराजुद्दौला के विरोध में खड़े थे। वो नहीं चाहते थे कि ये गद्दी पर बैठे, और अगर बैठे तो लंबे टाइम तक ना बैठे, क्योंकि इनका भट्टा जाम होने वाला था, जिसकी वजह से वो ये सारी चीज़ों का विरोध कर रहे थे। जब सिराजुद्दौला को ये सारी बातें पता चली तो उसने क्या किया, शौकत जंग को युद्ध में हराने के लिए वो पूर्णिया की तरफ चला गया। उसी बीच उसे वो पूर्णिया पहुंचा ही था कि अचानक से उसके पास ये इन्फॉर्मेशन आई कि कलकत्ता के बारे में पता चला कि अंग्रेज़ वहाँ पर किलेबंदी कर रहे हैं। अब चूंकि अंग्रेज़ वहाँ पर किलेबंदी इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो अपनी स्थिति को स्टेबल करना चाहते थे, और सिराजुद्दौला इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था कि ये मेरा अपमान है, मैंने इनको मना किया किलेबंदी करने से और ये लोग वही काम कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से सिराजुद्दौला पूर्णिया छोड़ करके वापस कलकत्ता गया और कलकत्ता के ऊपर आक्रमण करके कलकत्ता को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ठीक है, उसके बाद फिर वो दोबारा पूर्णिया गया, वहाँ एक युद्ध हुआ मनिहारी का। वहाँ पर उसने क्या किया, शौकत जंग को मार दिया। अब चूंकि शौकत जंग के मर जाने की वजह से घसीटी बेगम, जो कि सिराजुद्दौला की बड़ी चाची थी, वो भी चुप बैठ गई। तो जिस तरह से शौकत जंग मारा गया, उसके बाद से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला सिराजुद्दौला को। उसको लगा कि चलो अब सारी समस्याएं हल हो चुकी है। अब इतनी ये जो इंटरनल कंट्रोवर्सी थी, जो कि मतलब एक ही लोग, मतलब जो आपसी कलह थी सिराजुद्दौला के परिवार में, इस चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने बखूबी उठाया। वो कैसे उठाया वो हम आगे देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिशर्स के बारे में हम देखते हैं, आखिर प्रॉब्लम क्या थी इन दोनों के बीच। ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे, सिराजुद्दौला क्या चाहता था। दोनों के बीच रीज़न सेम थे। वो ये था, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रिटिशर्स चाहते थे कलकत्ता की किलेबंदी, ताकि उनका जो सिचुएशन है वो स्टेबल हो जाए। सिराजुद्दौला ये इस चीज़ से ले रहा था, कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा था कि ये इसका अपमान है, जबकि इन्होंने, सिराजुद्दौला ने मना किया था अंग्रेज़ों को, और ये फिर भी वही काम कर रहे थे, जिसकी वजह से ये पहला रीज़न हो गया। दूसरा, कंपनी के जितने भी अधिकारी थे वो अवैध व्यापार कर रहे थे, क्योंकि व्यापार की अनुमति तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी होती ना कि उनके अधिकारियों को। ये बेसिकली जो उनके अधिकारी थे वो बेसिकली पर्सनल व्यापार करने लग जाते थे। तो जिस चीज़ का गुस्सा सिराजुद्दौला के अंदर बहुत ज़्यादा था। तीसरी चीज़, राजवल्लभ के बेटे को अंग्रेज़ों ने शरण दे रखी थी। ये बेसिकली राजवल्लभ का जो बेटा था कृष्ण, उसने सिराजुद्दौला के कोष से अच्छा खासा अमाउंट लेकर के वो फरार था, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच कंट्रोवर्सीज और मतभेद बढ़ते चले गए।
सिराज ने अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को काफ़ी समझाने की कोशिश की, भाई समझ जा नहीं तो अच्छा नहीं होगा, भाई समझ जा अच्छा नहीं होगा। लेकिन अंग्रेज़ों का क्या था, उन्होंने जिस तरह से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को हराया था, ये तो अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल में थे, क्या छोड़ो यार जो होगा होने दो, हमें क्या। तो इस तरह से चलता रहा। तो अंग्रेज़ों के ना मानने पर सिराजुद्दौला बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसने क्या किया, फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता और कैलकाटा में बना हुआ है, तो फोर्ट विलियम के ऊपर इसने सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया। और यहीं पर हुई ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसके अंदर क्या हुआ, जब फोर्ट विलियम ने पर उसने आक्रमण किया, उस 146 लोग थे, जिसमें ब्रिटिशर्स आर्मी के लोग और कुछ सिविलियंस भी थे। तो उनको क्या किया, उसी फोर्ट विलियम के कोठरी में उन सभी को बंद कर दिया गया। उसके वजह से क्या हुआ, काफ़ी लोगों का या तो ऊर्जा यानी हीट की वजह से काफ़ी लोग मर गए, या फिर दम घुटने की वजह से काफ़ी लोग मारे गए। 146 लोगों में से सिर्फ और सिर्फ 23 लोग ही जिंदा वापस लौटे, और जो लोग वापस लौटे उससे सिराजुद्दौला ने छोड़ दिया। जब ये बात अंग्रेज़ों को पता चली तो अंग्रेज़ों का तो खून खौल गया। जो लोग बचे थे 23 लोग, वो बेसिकली फुल्टा द्वीप पर जाकर के उन्होंने शरण ली। और जैसे ही ब्रिटिशर्स को पता चला, तो मद्रास में बैठे थे वॉटसन, जो बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कमांडर थे, और दूसरी तरफ क्लाइव जो गवर्नर जनरल थे, के नेतृत्व में उन्होंने क्या किया, एक काम उन्होंने कहा कि देखो ये सिराजुद्दौला कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, जाओ आक्रमण करो, और ये सब जो कंट्रोवर्सी चल रही है, सब जो ड्रामा चल रहा है, उसको जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करके वापस आओ। तो वो गया जनवरी 1747 ईस्वी में। दोबारा उन्होंने फोर्ट विलियम को अपने कब्ज़े में ले लिया ब्रिटिशर्स ने। अब जिस तरह से फोर्ट विलियम के अंग्रेज़ों ने अपने कब्ज़े में लिया, सिराजुद्दौला बेसिकली राजा के गद्दे पर बैठ गया था, लेकिन राजा था नहीं, ठीक है। तो वो कहते हैं ना कि जो राजा होता है उसके गुण दिख जाते हैं, जो कि सिराजुद्दौला के अंदर थे नहीं। अविवेकी था और इतना मेच्योर भी नहीं थे कि इस तरह के सिचुएशन को संभाल पाता, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो उसे विरासत में मिली थी ना, उसने कुछ सीखा नहीं था। तो जिसके वजह से उसने क्या किया, अंग्रेज़ों से डर करके फरवरी 1757 ईस्वी में अलीनगर की पीस ऑफ ट्रीटी ऑफ अलीनगर कर ली। अब वो अलीनगर ट्रीटी क्या थी, इसके बारे में आगे देखते हैं। बेसिकली अलीनगर ट्रीटी फरवरी 1757 ईस्वी में की गई, और इसके बीच काफ़ी 4-5 लफड़े थे, वो बताता हूँ। फरमान, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह फरमान आखिर है क्या। बेसिकली 1717 ईस्वी में से थोड़ा पहले 1715 ईस्वी में हैमिल्टन, जो कि बेसिकली एक सर्जन था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, तो उसी बीच जो राजा था मुग़ल शासक फ़ारूक सियार, उसका उसने इलाज किया था। 2-3 बार शायद इलाज किया था, और 2-3 बार, जितनी बार भी उसने इलाज किया हैमिल्टन ने, उतनी बार हैमिल्टन को सफलता मिली, और जिससे फ़ारूक सियार ने खुश होकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की खुली छूट दे दी। कहाँ, बंगाल में, 3000 के शर्त पर, जो कि इसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन वो उसने खुश होकर के ये दे दिया कि चलो ठीक है, तुम आराम से एकदम फ्रीली व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ। तो उसने ये फरमान जारी कर दिया था। तो उसी फरमान के अकॉर्डिंग अंग्रेज़ चाहते थे कि उन्हें बंगाल में व्यापार करने की छूट फ्रीली मिले, उनके ऊपर कोई भी ट्रेड का कोई टैक्स ना लगाया जाए। तो ये चूँकि अलीनगर ट्रीटी हुई थी, जिसके वजह से सिराजुद्दौला ने ये बातें कबूल कर ली। उसके अलावा जो भी अंग्रेज़ों का ख़र्चा आया था इस युद्ध को लड़ने में, उसका ये पैसा सिराजुद्दौला को देना पड़ा। तीसरी तरफ भविष्य में शांति का आश्वासन दिया गया दोनों की तरफ से। और चौथी चीज़, बंगाल में अंग्रेज़ों को सिक्के डालने का अधिकार भी मिल गया। ये जो 4 ट्रीटी हम देख रहे हैं, जो 4 शर्तें थी, ये बेसिकली बहुत ही भारी पड़ने वाली थी सिराजुद्दौला को भी, बंगाल को। बेसिकली इसमें तो अंग्रेज़ों का फ़ायदा ही था। तो ये तो हमने अलीनगर ट्रीटी देख ली। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं फाइनल मुद्दे पर, यानी कि बैटल ऑफ प्लासी। बेसिकली बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में एक जगह है, एक बेसिकली सिटी है। तो अलीनगर की संधि का उल्लंघन करते हुए, ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ों ने ही
शांति का आश्वासन भी दिया, उन्होंने ही पीस ट्रीटी की, और उसके बावजूद उन्होंने ही ट्रीटी का उल्लंघन किया। और उन्होंने क्या किया, चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। चंद्रनगर बेसिकली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के का वहाँ पर काफ़ी सारी फैक्ट्रीज थी, काफ़ी नहीं, एक दो फैक्ट्रीज थी, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया। और वो चाहते थे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार गिरता चला जाए, और एक दिन ऐसा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत छोड़ करके वापस चली जाए, क्योंकि वो मोनोपोली क्रिएट करना चाहते थे अंग्रेज़। ठीक है। तो जब ये बात पता चली सिराजुद्दौला को, तो वो बिल्कुल बौखला गया कि यार, एक तो ये इसने तुमने ट्रीटी साइन कर ली, पीस ट्रीटी, उसके बावजूद तुम ही उसका उल्लंघन कर रहे हो, ये कोई बात तो हुई नहीं। तो फिर सिराजुद्दौला ने गुस्से में आकर के युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दी। हुआ क्या कि 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी के मैदान में ये युद्ध लड़ा गया। एक तरफ अंग्रेज़ों की सेना थी जो कि सिर्फ और सिर्फ 3200 थी, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला की जो सेना थी वो बेसिकली 50,000 के आसपास थी। अब चूंकि अंग्रेज़ों ने क्या किया था, मीर जाफ़र, राजवल्लभ और इस तरह के जो भी कमांडर थे, बड़े बड़े सेनापति थे, उसको अंग्रेज़ों ने अपने अंडर कर लिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ, सिराजुद्दौला अकेला पड़ गया। जब उसे ये बात पता चली कि उसके साथ विश्वासघात हुआ, वो पट्ट से वहाँ से निकल लिया, बोले चलो भागो यहाँ से, वरना जान के लाले पड़ जाएंगे। तो सिराजुद्दौला वहाँ से भाग करके निकल गया। अब चूंकि मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने ये वादा किया था कि अगर तुम सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी में हराने के अगर आश्वासन दो, तो मीर जाफ़र को नवाब बना दिया जाएगा। अंग्रेज़ इसके लिए मीर जाफ़र की हेल्प करेंगे। तो वैसा ही हुआ, सिराजुद्दौला वापस भाग गया। और उसके बावजूद मीर जाफ़र ने क्या किया कि सिराजुद्दौला के जितनी दूर तक भागा, मीर जाफ़र के बेटे ने उसका पीछा किया। और पीछा करते हुए एक टाइम ऐसा आया कि मीर जाफ़र के बेटे ने सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया। और इस तरह से अंग्रेज़ अपने षड्यंत्र में सक्सेसफुल हुआ, और इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी का एंड हो गया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जियो, ज़िंदगी है, एक ही ज़िंदगी है, जियो जी भर के।